नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। मायानगरी मुंबई, शनिवार को रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई। सिद्दीकी, जिनका पूरे मुंबई में रसूख था, जो इस साल फरवरी में कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हुए थे, अजीत पवार के साथ हो गए थे। हत्या के 28 घंटे बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और जिसमें जिम्मेदारी ली कि हत्या की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अब क्या लिखा गया इस पोस्ट में आपको बताता हूं। सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को हम नहीं छोड़ेंगे। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और अनमोल बिश्नोई को टैग किया गया है और इस पोस्ट के बाद हड़कंप मचा हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंत्रियों के घरों के बाहर गश्त बढ़ा दी गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान के घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चेक पोस्ट लगाया गया है। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान पर सिद्दीकी की मौत का गहरा असर हुआ है। वो रात भर सो नहीं पाए, बेचैन है वो। सलमान के परिवार के करीबी लोगों से घर न आने की अपील भी की गई है। अच्छा, इन सब के बीच जो शूटर थे, जो 3 पकड़े गए हैं, 2 पकड़े गए, 1 फरार है। उसमें खबर है कि हरियाणा और यूपी के शूटर्स ने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया है। 3 में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 1 फरार है। 1 शूटर हरियाणा का है, 2 उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले हैं। ये 40 दिन से मुंबई में ठहरे थे। सिद्दीकी के घर, ऑफिस, बेटे के ऑफिस की रेकी कर रहे थे। ऑटो से आए 3 शूटर्स ने 2 पिस्टल से 6 राउंड फायरिंग की और जिनमें बाबा को 3 गोलियां लगी। 2 गोलियां उनके पेट में और 1 सीने में लगी। तीनों ने अपने मुंह में को रुमाल से ढक रखा था, लेकिन कई लोगों का दावा है कि 3 नहीं, ये 4 शूटर थे। अब आपको जरा हम विस्तार से समझाते हैं कि किस तरीके से इस पूरे घटना काम को अंजाम दिया गया। तो इसमें ये देखिए बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे और उस वक्त ये शूटर वहां पहले से इनका इंतजार कर रहे थे और 6 राउंड गोलियां चली, जिसमें 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी, 2 पेट में लगी है और 1 गोली उनके सीने में लगी। उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। ये मुंबई का हाई प्रोफाइल मर्डर, जिसके बाद से पूरे महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। ये तस्वीरें आप देखिए, जो हमने एनिमेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है कि बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर गए थे और वहां दफ्तर से बाहर निकल रहे थे और थोड़ी दूर वॉक करने के बाद अपने गाड़ी तक जा रहे थे और वहां पे किस तरीके से फिर पहले से जो इंतजार कर रहे थे ये अपराधी, उन्होंने गोली से शूट कर दिया। अब आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से पुलिस घटनाकांड को अंजाम दिया गया। आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पीछे में उनके बेटे जिशान का दफ्तर था। दफ्तर वो गए थे और वहां से निकलने के बाद जैसे अपने गाड़ी की तरफ, गाड़ी थोड़ी दूर पे वहां पार्क की गई थी और यहाँ ये शूटर्स पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। यानी उनको इस बात का पहले से अंदाजा था कि कितने बजे वो ऑफिस गए, कितनी देर तक बैठेंगे, कितनी देर बाद वो वहां से बाहर निकलेंगे। और जैसे ही वो बाहर निकले, और आप देखिए ये जो शूटर्स थे उन लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 2 गोलियां, 2 गोली पेट में लगी और सीने में लगी और जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। तो इसको देखते हुए अब ये कहा जा रहा है कि ये जो शूटर थे, जिनके बारे में 3 कहा जा रहा है, लेकिन अब जो सूत्र बता रहे हैं कि 4 शूटर थे और जो काफी लंबे समय से बाबा सिद्दीकी की रेकी कर रहे थे कि वो कब कहां जाते थे। और चूंकि सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी रहती थी, सोशल वर्कर्स भी थे, पार्टी से जुड़े हुए थे, ऐसे में उनके हर मूवमेंट पर इन लोगों की नजर थी। और जब वो अपने बेटे के दफ्तर से बाहर आ रहे थे और उस वक्त उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद से अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस ने आज थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो गृह मंत्री हैं और डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो इस पर सियासत हो रही, लेकिन किस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, कौन लोग थे, मोटिव क्या था, इसको लेकर लगातार सवाल बना हुआ है। मुंबई पुलिस ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की पुष्टि की है। हत्या में शामिल आरोपियों के जो नाम है वो है शिवा, धर्मराज और गुरमैल। शिवा और धर्मराज यूपी के बहराइच रहने वाले हैं और दोनों का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और जिसमें अगर धर्मराज की बात करें तो उसको शिवा ने बुलाया था, वो पुणे पहुंचा था कुछ दिन पहले। इसके अलावा अगर हम गुरमैल की बात करें तो वो हरियाणा का रहने वाला था। धर्मराज, गुरमैल को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि शिवा फरार है। बताया जा रहा है कि उसे ही हत्या का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। अब अगर शिवा पकड़ में आए तो वो उस कड़ी तक पहुंच सकते हैं कि मास्टरमाइंड कौन है। शिवा करीब 5 से 6 साल से पुणे में ही स्क्रैप व्यापारी के यहाँ काम करता था और कुछ महीने पहले उसने धर्मराज को भी बहराइच से अपने गांव से पुणे बुलाया था काम के लिए। हत्या का कॉन्ट्रैक्ट देने वाले व्यक्ति ने शिवा से ही बात की थी। इसके बाद शिव और धर्मराज की मुलाकात गुरमैल से कराई थी और फिर वहां पे पूरी प्लानिंग रची गई। ये चौथा शख्स कौन था, इसको लेकर अब छानबीन की जा रही है और इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद
शिवा को लेकर चर्चा की जा रही है कि ये यूपी या फिर एमपी और अलग जगहों पर उज्जैन में ये छिप सकता है, वहाँ जा सकता है। तो इसको लेकर कई टीम बनाई गई है, यूपी और एमपी पुलिस से मदद ली जा रही है। बाबा सिद्दीकी का मर्डर, अब इसका देखिए हरियाणा और यूपी से क्या कनेक्शन है, ये हमने आपको बताया। आपको विस्तार से बताते हैं कि इसमें क्या है। लॉरेंस गैंग भी इस वारदात में शामिल हो गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की चर्चा हाल फिलहाल में खूब हो रही है। अब आप देखिए, इस वारदात में वो शामिल है, इस बात उसने एक पत्र जारी किया और उसने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। अब आपको बताएं कि 29 मई 2022 को सिंगर मूसेवाला का कत्ल इसी गैंग ने किया था। इसके बाद 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में सुखदेव गोगामेड़ी का कत्ल इसी गैंग ने किया था। 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की गई थी। इसके बाद 1 सितंबर 2024 को सिंगर एपी ढिल्लों पर उनके घर के बाहर फायरिंग की गई थी। 12 सितंबर 2024 को दिल्ली में जिम ट्रेनर की हत्या में यही गैंग शामिल था। 12 अक्टूबर 2024 अब बाबा सिद्दीकी का कत्ल कर दिया गया। उसमें भी दावा कर रहा है ये गैंग कि हमने ही उनको मरवाया है। तो आप देखिए इसका क्या है, इसका कहना यह है इस गैंग का कि दाऊद के जो लोग करीबी हैं, सलमान खान के जो लोग करीबी हैं, उनको ऐसे ही चुन चुन के मारा जाएगा। यानी दाऊद के रसूख को खत्म करके दाऊद की तरह ही अपना आतंक कायम करना चाहता है। और अब उसने मुंबई में बड़ी हत्या करवा दी है। बाबा सिद्दीकी, जिनका न सिर्फ सियासत में बल्कि बॉलीवुड में अच्छी खासी इनकी पकड़ है। और आपको पता होगा कि सलमान और शाहरुख के एक वक्त में अच्छी पड़ती नहीं थी, दुश्मनी थी। उन लोगों को एक कराने में भी बाबा सिद्दीकी का काफ़ी योगदान माना जाता है। इफ्तार पार्टी के लिए जाने जाते हैं। इनकी इफ्तार पार्टी में तमाम दिग्गज हस्तियां, चाहे वो फिल्म जगत की हों या फिर वो सियासत जगत की, वो लोग पहुंचती हैं। अब मुंबई में दिन दहाड़े उनकी हत्या करके इस गैंग ने हड़कंप मचा दिया है। अब इसमें जो मैं भी बात कर रहा था कि डी कंपनी की राह पर इसने अपने एल कंपनी बना ली है। अब कौन कौन से इसके धंधे हैं एल कंपनी के, वो आपको बताते हैं। अब आप जानिए, दोनों कंपनियों के बारे में आपको बताते हैं। डी कंपनी, जिसके बारे में आपने खूब सुना होगा, फिल्मों में भी देखा होगा। तो दाऊद का काम क्या था? हत्या। लॉरेंस गैंग की एल कंपनी का काम भी वही, देखिए, हत्या। किडनैपिंग, दोनों किडनैपिंग करते थे। फिरौती, रंगदारी, तस्करी, दोनों ही गिरोह, दोनों ही जो कंपनियां हैं, चाहे डी कंपनी हो चाहे एल कंपनी, तस्करी। इसके अलावा सट्टा बाजार में दाऊद का सिक्का चलता था। और अब तो इसमें लॉरेंस बिश्नोई आ गया। और ये जो ऐप आजकल नए नए चल रहे गेमिंग ऐप, उसमें लॉरेंस बिश्नोई ने कब्जा कर दिया। यहाँ तक कि जो पुराने जो वहाँ के खिलाड़ी थे उनको धमकी भी दे रहा है। ड्रग्स का रैकेट चलाते हैं दोनों गैंग। तो ये देखिए, डी कंपनी जिस तरीके से काम करती थी उसी राह पर एल कंपनी है। और अब तो बिश्नोई कहता भी कि दाऊद का कोई वो खत्म हो चुका है। अब लॉरेंस बिश्नोई को आप जानिए, मुंबई हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हर जगह उसका आतंक है। पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे जितने सिंगर हैं या फिर जो फिल्म एक्टर हैं, उनको धमकी देता रहता है। तो ये है एल कंपनी। और अब एल कंपनी का रसूख आप देखिए, सलमान खान को धमकी दिया था, उसके घर के बाहर फायरिंग करवाया। और अब सलमान खान के करीबी हैं बाबा सिद्दीकी, उनको भी दिन दहाड़े मौत के घाट उतरवा दिया गया। हालांकि इसको लेकर उसने दावा किया है कि इस पूरे मर्डर में एल कंपनी का हाथ है। तो एल कंपनी जो है वो डी कंपनी की राह पर चल रहा है। दाऊद इब्राहिम से उसकी अदावत है, सलमान खान से उसकी अदावत है। और इस पूरे मामले में कहानी बहुत पुरानी है। जब हम साथ साथ की शूटिंग चल रही थी, उस वक्त जो चिकारा का शिकार सलमान खान ने किया था, तब से वो उनसे दुश्मनी मान के रखा है। और वो कहता है कि सलमान खान दाऊद के दम पर बहुत अपने आप को दबंग बनता है, तो उसको ठिकाने लगाना है। बार बार वो धमकी सलमान खान को सीधे तौर पर दे चुका है। और अब बाबा सिद्दीकी की मौत और उसमें एल कंपनी का नाम सामने आया है। हालांकि इसको लेकर अभी जांच की जा रही है। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अपने तरीके से काम कर रही हैं और पूरे हत्या के मोटिव को खंगालने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और ये जो 3 हत्यारे थे, इनका कोई पुराना बैकग्राउंड, ऐसा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। इनको दिया गया, बहुत कम पैसे पे ये भाड़े के शूटर तैयार हुए थे और जाके इन्होंने वहाँ पे गोली चला दी। इसके पहले सलमान खान के घर के बाहर भी जो फायरिंग की गई थी, उसमें भी जो 2 लोग पकड़े गए थे, वो लोग भी ऐसे ही गरीब परिवार से आते थे और उनको पैसे दे के वहाँ पर भेजा गया था। अब जरा एल कंपनी और डी कंपनी के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। डी कंपनी के बारे में आप जानते हैं, दाऊद इब्राहिम उनका मुखिया है। एल कंपनी यानी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, गैंग में दूसरे नंबर पर वो है। छोटा शकील, आप देखिए, दाऊद के बाद छोटा शकील है। और हम एल कंपनी की बात करें तो वहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई के बाद गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, आप देखिए इसका भी दबदबा हुआ करता है। तीसरे नंबर पर है दाऊद में अनीश और यहाँ पर उसका भाई अनमोल बिश्नोई।
ये तीसरे नंबर में गैंग के मुखिया हैं। तो दोनों का हम तुलनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं कि किस तरीके से एक टाइम पे 90s में दबदबा हुआ करता था डी कंपनी का, सेम उसी तर्ज पर अब एल कंपनी, और उसमें भी देखिए अनीश जो उनका भाई हुआ करता था, दाऊद का बड़ा करीबी हुआ करता था, अब अनमोल बिश्नोई ये लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। और हमारे साथ शशिकांत जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं पंजाब के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ दिन पहले भी सर हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने इसी लॉरेंस को लेकर बात की थी जब दिल्ली में गैंगवार हुआ था। अब चूंकि ये दाऊद की तर्ज पर आगे बढ़ना चाहता है और कहता है कि दाऊद का अब वजूद खत्म हो गया है, अब एल कंपनी का समय आ चुका है और उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या करके और उसका आप कहते हैं कि भाई ये हत्या हमने करवाई है। क्या मकसद था इसका? क्या ये जो मोटिव हत्या के पीछे, या ये अपना दबदबा कायम करना चाहता है, या फिर इसने मैसेज करके ये क्या सलमान खान को कोई संदेश देना चाहता है? देखिए, अभी तक जो भी हुआ है उससे सीधी बात तो ये लगती है कि ये अपना दबदबा वहां पे कायम करना चाहते हैं। अब सलमान खान की बात कीजिए, उसका हुआ। इनका एक बंदा जो था कनाडा में बैठे हुए हैं, आर्मेनिया से पकड़े गए हैं, और लगातार जो पंजाब में मूसेवाला का मर्डर हुआ उसमें। तो बेसिकली जो गैंगस्टर्स होते हैं जब ऐसा काम करते हैं, एक तरीके से अपना एक संदेश भी भेजते हैं कि यस हम यहाँ पे हैं, अब हम इतना कर सकते हैं। कि जैसा हर चीज में होता है, हर क्षेत्र में होता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उभर के आए और अपना दबदबा कायम करे, चाहे सही तरीके से हो चाहे गलत तरीके से हो। गैंगस्टर्स जो है लगातार नेचुरली गलत तरीके से अपना दबाव बनाना चाहते हैं, और इट्स क्लियर कि जो भी हो रहा है लगातार जहां जहां भी इंसिडेंट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, शायद मेरे ख्याल में यही गैंग आज की तारीख में है जिसके लिंक्स पूरे इंडिया में ही नहीं अब्रॉड में फैले हुए हैं जी। कनाडा में, यूके में, आर्मेनिया में पकड़े गए थे, कुछ बंद के दुबई से पकड़े गए थे। और इंडिया की बात करें, अपने देश की बात करें, तो पिछले दिनों मूसेवाला का मर्डर हुआ, उसके बाद इसके पता लगा लिंक्स उसके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब जगहों पे हैं ही। और साथ साथ आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर आगे जब इन्वेस्टिगेशन होगा यूपी और भारत के दूसरे स्थानों में भी ऐसे मिले, क्योंकि जब भी ये कोई ऐसी हरकत करते हैं तो उसके बाद वो जाकर के कहीं पे दे वांट टू लाई लो ताकि उनको पकड़ा ना जा सके। तो इनका लिंक लग रहा है कि हर तरीके से चारों तरफ फैले जा रहा है। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। अब जो महाराष्ट्र में किया कुछ दिन पहले, आपने पता है इनका जो सलमान खान था उसके घर पे कुछ गोलीबारी हुई थी, अब हुआ। अगर वहां पे बॉम्बे में ऐसा हुआ, महाराष्ट्र में ऐसा हुआ, इसका मतलब साफ एक तरीके से अपना एक संदेश भेजना चाह रहे हैं कि हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो दबदबा है, मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो सिर्फ पंजाब और आसपास के इलाके नहीं है बल्कि पूरे देश में, चाहे महाराष्ट्र है जहां भी सब तरफ फैले हुए हैं। थैंक यू जी। सर आपके पास आएंगे, हमारे साथ सुनील गुप्ता सर भी जुड़ रहे हैं, पूर्व जेलर है तिहाड़ जेल के। सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। ये जेल से बैठ के गैंग चला रहा है। अभी तक हमने डी कंपनी और तमाम जो सियासी रसूख वाले माफिया उनको देखा था कि जेल से गैंग चलाते थे। इतनी हत्याओं को हाल फिलहाल में सिद्धू मूसेवाला हत्या के बाद से सुर्खियों में आया, उसके बाद पंजाब के तमाम सिंगर्स को, अभिनेताओं को धमकाता रहता है, सलमान खान को धमकी दिया, वहां फायरिंग करवाया। जेल से कैसे रैकेट चल रहा है? इतना हाईटेक जमाना है, इतनी तगड़ी व्यवस्था आप की जेल की होती है, फिर कैसे वहां से फोन करता है, कैसे ये गैंग चला रहा है वहां जेल के अंदर से? देखिए, जेल से जो है जो भी गैंगस्टर होता है, हाँ मैंने देखा है, गैंगस्टर है या हार्डन प्रिजनर है, तो इनकी कोशिश होती है कि जेल के अंदर मोबाइल को अपने पास रखना। अच्छा, मोबाइल जो ये रखते हैं कोई अपने पास नहीं रखते, अपने जो जिस आदमी के ऊपर आप शक नहीं कर सकते उसके पास रखते हैं। और इनकी कोशिश होती है कि बाई हुक और बाई क्रोक मोबाइल को अंदर रखना ही है। अच्छा। और मोबाइल को अंदर आप देखेंगे कि मोबाइल को अंदर रख के वो ऐसी ऐसी पिक्चर्स बाहर पब्लिक को देते हैं जिसमें वो दिखाएंगे कि वो जेल के अंदर खा पी रहा है, नॉनवेज खा रहा है, शराब पी रहा है। तो खाली एक ही संदेशा होता है कि अपना एक खौफ पैदा करना। वो अपना खौफ पैदा करेगा तो उतना जो विटनेस है जिन केसों में वो जेल के अंदर है, उतनी वो विटनेस उसके खिलाफ बयान देने नहीं आएगी। पहली बात तो ये होती है। और दूसरा ये होता है कि दूसरे उसके जो बाहर के गैंग के मेंबर हैं या नहीं है, कई लोग तो ऐसे होते हैं, बहुत मैंने देखा, मेरा तो काफी इस जिंदगी में रहा हूं मैं कि जहां गैंगस्टर से पाला पड़ा है जी। बहुत सारे लोग होते हैं जो इनके गैंग के मेंबर नहीं होते या उनका इस गैंग से कोई लेना देना नहीं होता जी। पर वो
में नाम ले लेंगे कि ये लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है, दाऊद का गैंग है, या छोटा उनके नाम पे धमकी देते हैं। लेकिन सर मेरा सवाल ये था कि गैंग ये जेल से कैसे चलता है? क्या आप भी जब जेलर थे, आपके राज में ऐसा कभी होता था कि अभी क्योंकि कुछ देर पहले भी तिहाड़ जेल में गैंगवार हुआ, एक अपराधी की, एक माफिया की हत्या की गई थी, ये कैसे अपना सिंडिकेट चलाते हैं? वहां पे किसके पास मोबाइल रहता है? क्या आप लोग कभी छानबीन करते हैं, ऐसे लोग सस्पेंड करते हैं? कौन होता है, कैसे उनको मदद मिलती है? हाँ, मैं आपको इसकी तो पूरा आंतरिक बात बताता हूँ कैसे होता है। ज्यादातर आप गैंग देखेंगे जी, ये कोई धर्म के बेस पे नहीं बटे हुए। ज्यादातर गैंग जो है ये कास्ट बेसिस पे है। अच्छा, कास्ट बेसिस पे चलते हैं। तो आप देखें जैसे कास्टिज्म बढ़ता जा रहा है, और दिल्ली में तो मैंने देखा है कि कुछ एक कास्टिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो कि बड़ा फक्र महसूस करते हैं कि हमारे गैंग का आदमी यहाँ तक पहुंच गया है। आप देखिए मोरल डिग्रेडेशन कितना आ रहा है। किसी टाइम पे होता था, किसी कास्ट का बंदा कोई बड़े क्राइम करता था तो लोग उसको अपनी कास्ट से निकाल देते थे, उसको अपने गांव से निकाल देते थे। पर आजकल मोरल डिग्रेडेशन इतना हो गया है कि किसी कास्ट का लोग जो है अगर ऐसे कोई करता है तो उस कास्ट के लोग जो है फक्र महसूस करते हैं, और उसी कास्ट के लोग अगर जेल में काम कर रहे होते हैं तो उनकी कुछ एक लोग, मैं सबका नहीं कह रहा, कुछ एक लोग होते हैं जिनका होता है कि हम नहीं सुधरेंगे। उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो गैंगस्टर को जो है हर तरह की हेल्प करते हैं ताकि जेल के अंदर उसके पास मोबाइल पहुंच जाए, और जेल से जितनी भी अपनी इलीगल एक्टिविटीज है वो कर सके। इवन दो जेल प्रशासन भी होता है, जेल सुप्रिंट भी होता है, जेल का और स्टाफ भी होता है। तो ये जेल के अंदर की कहानी सर मैंने आप समझा, लेकिन शशिकांत सर, जैसा कि अभी सुनील सर कह रहे थे कि ये लोग फोन करके वीडियो बना के धमकी देते थे, लेकिन यहाँ लॉरेंस तो एक कदम आगे, ये तो वीडियो कॉल करता है, वीडियो कॉल के जरिए धमकी देता है और बड़े प्यार से धमकी देता है। शशिकांत सर। जी सर। वेल सर, अगर आप जेल्स की बात करेंगे तो मेरा अपना एक्सपीरियंस तो ये है कि जेलों से ज्यादा कोई और ज्यादा सुरक्षित स्थान नहीं है जहां से गैंगस्टर्स जो हैं आराम से बैठ करके अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और अपनी प्लानिंग को वो आगे इम्प्लीमेंटेशन भी उसका कर सकते हैं। दैट्स द सेफेस्ट प्लेस। पिछले दिनों में जो भी इंस्टेंसेस आए हैं, चाहे वो इसका इंटरव्यू जो हुआ, कभी शायद पंजाब से हुआ है, बिश्नोई की बात कर रहा हूँ, कभी कहते थे कहीं और से हुआ है, और इसके अलावा पहले जब ये तिहाड़ वगैरह में भी तो वहाँ भी है जी। और यहाँ पे ही नहीं, बहुत सारे मुल्कों में यही देखा जाता है कि जेल्स जो हैं दे कंसिडर जेल्स टू बी द सेफेस्ट प्लेसेस टू ऑपरेट। हाँ, और मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ पंजाब से, यहाँ पे कुछ ऐसे गैंग से पकड़े गए थे, उनको एक्सपोज किया गया था जो कि ड्रग रैकेट पाकिस्तान से लेकर के सामान मंगा करके अपना विदेशों तक भेज देते थे, सिटिंग सेफली विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द प्रिजन हाउसेस। सर हमने देखा है कि पंजाब के जेल में तो बहुत गैंगवार हुआ, आपके समय में बहुत गैंगवार हुआ होगा, तो ये रैकेट चलता कैसे? और हम लॉरेंस बिश्नोई की बात करते हैं, लोग फोन पे धमकी देते हैं, ये तो मैं देख रहा हूं वीडियो कॉल पे धमकी देता। वो तस्वीरें जब हमने इसके पहले शो किया था, आपको बुलाया था, तो उन्हें दिखाया था कि कैसे वो वीडियो कॉल पे धमकी दे रहा था। एक व्यापारी नोएडा का, गाजियाबाद का था। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि जो भी हो रहा है बेसिकली वीडियो कॉल से होता है, उनके पास एक्सेस है। देखिए, अगर जेल से हो रहा है तो इसका मतलब है कि उनके पास वाईफाई भी मिल रहा है, उनके पास फोन भी है, उनके पास दूसरे गैजेट्स भी हैं, सारी बात साफ होती है। और वो कैसे कर लेते हैं, अगर इसमें जाएं तो इसके दो ही कारण हमारी समझ में आते हैं। अगर आप वो इन्वेस्टिगेट करवाने की कोशिश करें उसमें भी, या तो उनके पास कोई पॉलिटिकल संरक्षण होता है जिसके कारण उनके आदेश जो हैं, जो वो चाहते हैं अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों को जो इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो मदद मिलती है। दूसरा होता है, सारी दुनिया में ऐसा होता है, जो मनी पावर है वो हो जाती है, उसकी वजह से हो गया। और तीसरा आता है कि कई बार जिनके जो भी जेलर स्टाफ है, आपने देख लिया कि इनके जो नेटवर्क कितने स्ट्रांग होते हैं। अब जेल स्टाफ जो है, उनके अगर जो परिवार वाले बाहर बैठे हैं, उन पे दबिश देना, उनको प्रेशराइज करना, उनको ब्लैकमेल करना, और उनको ब्लैकमेल करते हुए जेल के अंदर जो फैसिलिटीज उनको चाहिए, सही या गलत, वो लेना। ये तीन ही कारण होते हैं इसके, और इसके अलावा कोई चौथा कारण नहीं होता है। थैंक यू सर। डी सुनील सर, सवाल यह है कि 90s के दौर में आपने देखा होगा कि डी कंपनी का बड़ा दबदबा था मायानगरी मुंबई में, और उस वक्त जो है जिसको जब चाहे तब वो मरवा देते थे, चाहे वो फिल्म स्टार हो या फिर कोई भी हो, बिल्डर, हर जगह उनका खौफ हुआ करता था। उस दौर में किस तरीके से वहाँ पे अंडरवर्ल्ड को साफ किया गया, मुंबई को क्लीन किया गया,
अब वही चीजें फिर एक बार दिल्ली हो रही है। दिल्ली, राजधानी दिल्ली में आप देखिए हर दिन गैंग वार हो रहा है, और अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग तो मुंबई तक भी अपना दबदबा बना रहा है। तो डी कंपनी की राह पे ये चल रहा है। तो किस तरीके से पहले मुंबई में अंडरवर्ल्ड का खात्मा किया गया था, अब क्या नई टेक्निक से ये माफिया काम कर रहे हैं? पुलिस कैसे इन पे लगाम कर पाएगी, क्योंकि लोग डरे हुए हैं अब। आप देखिए क्या है कि कई बार तो जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहता है कि ये जेल से मोबाइल इस्तेमाल करे। मैंने कई केसों में ऐसे देखा है। वो अच्छा। चाहते हैं कि इसको मोबाइल प्रोवाइड करो ताकि ये किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, ताकि इसके और गैंग के जो मेंबर है उनका पता लग सके और उनके ऊपर जो हमने आगे कार्रवाई करनी है पूरा इसका नेटवर्क का पता लग सके ताकि आगे कार्रवाई हो सके। मैंने कई केसों में देखा और मैंने खुद मोबाइल प्रोवाइड करवाया है अच्छा। पुलिस के कहने से ताकि वो जो है उसके जो नेटवर्क है उसका जो है पता लगा सके। वो खैर अलग बात हो जाती है, पर जहां तक इनका है मोबाइल अगर इनके पास पहुंच गया जेल के अंदर, उसके बाद क्या होता है कि मोबाइल पहुंचने के बाद तो ये किसी को भी वीडियो पे थ्रेट दे सकते हैं, किसी टीवी वाले से इंटरव्यू भी कर सकते हैं, कि कुछ भी मतलब कुछ भी मिसचीफ जो है कर सकते हैं। आप मोबाइल पे कैसे बात करते हैं? देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि हर एक हाई सिक्योरिटी वार्ड में जहां पे इनको रखा जाता है वहां पे मोबाइल जैमर होते हैं, और कई कई सारे मोबाइल जैमर जो है हर एक जेल में जहां पे इनको रखा हुआ है वो लगे होते हैं। पर ये मोबाइल जैमर्स को डिसफंक्शनल कर लेते हैं। डिसफंक्शनल कैसे करते हैं? या तो उसकी जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है उसको ये सेपरेट कर देते हैं, या ये ऐसे करते हैं जैसे मोबाइल जैमर्स जो होते हैं वो एक राउंड शेप में एक उस गोलाकार उसमें काम करते हैं। तो उसमें एक स्पेस ऐसा होता है वार्ड में जहां पे भी मोबाइल चल जाते हैं, जितनी भी आप कोशिश कर लो मोबाइल चल जाते हैं, उस जगह का इस्तेमाल करते हैं। या ये जो मोबाइल जैमर होते हैं अगर वो 4G के हैं या 3G के हैं, इनके फोन जो है अगर 5G के हैं तो उसको ये जैमर्स को सर डिफीट कर आप देते चूंकि हैं। सर जेलर रहे हैं, क्या ऐसी कोई टेक्निक नहीं होती कि कोई जो अपराधी है बात कर रहा है, आप लोगों के पास कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी कि आप ट्रेस कर ले कि नहीं भाई इस वहां से जो है ये बात की जा रही है उसको ट्रेस किया जाए? कोई ऐसी व्यवस्था आप लोगों ने नहीं किया है या अभी? ऐसी व्यवस्था जेलों में नहीं होती, पुलिस के पास होती है। पुलिस से ट्रेस कर लेती है कि कहां से वो बात कर रहा है। और कई बार जो मोबाइल से, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, कई बार जब ये लोग बात करते हैं उसका फायदा होता है पुलिस को पता लगता है कि कौन कौन से इसके कनेक्ट बाहर हैं, और कई बार जो है उसका खामियाजा भी जो है उठाना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले सर तिहाड़ जेल में ही गैंगवार हुआ था, और वहां पे एक अपराधी को कुछ नुकीले सामान से पूरे जेल में दौड़ा दौड़ा कर मार दिया गया था। उस वक्त भी तमाम तरह के सवाल उठे थे। ऐसे ही गैंगस्टर है, अब लॉरेंस बिश्नोई जेल से पूरा अपना गैंग चला रहा है, मुंबई के एक बहुत नामी गिरामी आदमी की हत्या करवा देता है। तो किस तरीके से गैंग ऑपरेटर, क्या इसमें जेल वालों की मिली भगत रहती है? आपके पूरे कार्यकाल में क्या आपने कभी देखा होगा कि आपके ही टीम के लोग उनकी मदद करते होंगे? क्योंकि बिना उनकी मदद से संभव नहीं है ये। देखिए क्या होता है जब गैंगस्टर जेल में आता है, हाँ, तो जेल का जो स्टाफ होता है, मैंने आपको बताया थोड़े से लोग होते हैं जो उस कास्ट के लोग होते हैं, अच्छा, जो कि उसकी हेल्प करते हैं। ऐसा हमने देखा गया है कि मोबाइल वगैरह ले जाके उन्होंने दिया या कुछ और ऐसी बातें होती है मिली भगत की जो सामने आती हैं। पर जनरली क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा गैंगस्टर आता है तो जनरली मैंने देखा है कि वहां पे एक ऐसा डर का माहौल बन जाता है, क्योंकि ये लोग जो है जेल वालों को, जेल का सीनियर अफसर होगा उसको धमकी दे देंगे, जेल का कोई और जो इनसे बिल्कुल जो कनेक्टेड अफसर होगा उसको धमकी दे देंगे, अच्छा, ताकि जो है एक इनका डर का माहौल रहे। उस डर के माहौल का भी ये फायदा उठाते हैं। सर अभी जो मुंबई में घटना हुई है, इसको लेकर अभी जो बात सामने आ रही है, इसके पहले सलमान खान के घर पे जो फायरिंग करवाई गई थी, या अभी जो बाबा सिद्दीकी साहब को गोली मरवाई गई है, इसमें कहा गया कि भाई लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। जो शूटर्स थे सलमान खान के टाइम पे भी आप देखिए बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया गया था। अभी भी आप देखिए 2 यूपी से, एक हरियाणा से है लड़के, उनको किया गया था बहुत कम दाम में, उनको 50,000 या 60 कुछ में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। तो ये गैंग इन लोगों को पकड़ता है, एक नई स्ट्रेटजी है क्या कि ऐसे लोगों को पकड़ो जिनको कोई न जानता हो? बिल्कुल, कई बार होता है। देखिए गैंग, आपने बात बिल्कुल ठीक कही है। कई बार जैसे जेल में आते हैं, जेल में खाली आते इसलिए हैं कि इन्होंने अपने गैंग को बढ़ाना होता है या उसमें रिक्रूटमेंट करनी होती है। जब ये जेल में होते हैं तो इनको पता लग जाता है, जेल स्टाफ के जरिए या औरों के जरिए पता लग जाता है कि फलां बंदा जो है बड़ा दिलेर है,
फला बंदा जो है काफी पहुंच वाला है, जो कि इनके काम आ सकता है। तो कई बार क्या होता है, जेल से रिक्रूटमेंट होती है, ये अपने जो गैंग की जो है रिक्रूटमेंट करते हैं और फिर उस जो रिक्रूटमेंट का जो है फायदा उठाते हैं, उनकी बेल करवा देते हैं। जेल में अगर जो इन्होंने गैंग का बंदा को रिक्रूट किया, उसकी बेल करवा देंगे, बेल करवा के उसकी पूरी तरीके से फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, उसकी फैमिली की हेल्प करते हैं और फिर उनसे जो क्राइम करवाना होता है करवाते हैं। कल मुंबई दहल गई, ताबड़तोड़ गोलियों से बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया, जिसके बाद से महाराष्ट्र की सियासत गरमाई और हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर बाबा सिद्दीकी का मर्डर किसने करवाया। अब 22 घंटे बाद इस बात की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ली और उन्होंने खत लिखा और कहा कि इस हत्या की जिम्मेदारी हम लेते हैं और जो भी सलमान खान और दाऊद की मदद करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, ये पोस्ट किया। हालांकि पुलिस और एजेंसियां इस पोस्ट की जांच कर रही हैं कि आखिर ये पोस्ट किसकी तरफ से किया गया, लेकिन उसमें दावा किया गया था कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ये किया गया। तो इसके बाद से लगातार हंगामा मचा हुआ है और जिस जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, अब आपको वो दिखाते हैं आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है। अपने संवाददाता अभिषेक की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विटनेस क्या कहते हैं सीधे इन लोग जान लेते हैं हम। एक यहाँ पर जो कि जब बाबा सिद्दीकी को गोली लगी थी तो यहाँ पर यह लोग मौजूद थे। सीधे आप आ जाइए जरा ये कैमरे के फ्रेम में और आप बताइए क्या 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 हुआ था, बताएं आप। कांड हुआ था तो एक यात्रा निकली थी, तो हम आजू बाजू में थे, मैंने बहुत सारे लोग थे, तो यहाँ गोलियां चली तो लोगों में भगदड़ मची, इतनी भगदड़ मची कि लोग गिरते पड़ते भागे। एक आम आदमी को भी गोली लगी है पैर में। तो जो हुआ तो आपने पूरा दिखाई है, लेकिन जो चीज हुई है सर ये ठीक नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से जहां तक उनका राजनीतिक कैरियर है तो मैं समझता हूँ कि शायद उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, अच्छे आदमी थे, लोग तारीफ करते हैं उनकी। लेकिन जो हो रहा है, अहमद किसार के तौर पर जिस गैंग का नाम आ रहा है, तो कम से कम वो आदमी बैठ के अंदर से गैंग चला रहा है। बड़े ताज्जुब की बात है सर ये। उसके पीछे लेकिन उस दौरान जब आप यहाँ पे आए, जो यहाँ पे भगदड़ मची थी, पटाखे फोड़े गए थे, क्या क्या हुआ था उसको बताएं। पटाखे फोड़े गए थे, उसमें जो धुआं जो निकला वो पता नहीं किस टाइप का पटाखा था, समझ से बाहर है। उसके बाद ही ताबड़तोड़ 6 गोलियां चली थी। आप बताइए कितने लोग उस वक्त यहाँ मौजूद थे, थोड़ा आप भी बताएं कि कितने लोग उस वक्त यहाँ मौजूद था। इधर आप आगे आए थोड़ा सा, कितने लोग मौजूद थे, क्या संख्या कितनी रही होगी आपके हिसाब से? में कैसे है, माता का स्थल दर्शन था, माता का विसर्जन था कल। तो यहाँ पे कैसे वहां से रैली निकल के यहाँ पे आई ना, वहाँ पे पब्लिक यहाँ खाली पड़ा था, ज्यादा पब्लिक यहाँ पे नहीं थी। उनके ऑफिस के, उनका लड़का का ऑफिस है यहाँ पे, तो वहाँ पे पब्लिक थोड़ा जमा था और यहाँ पे थोड़ा खाली पड़ा हुआ था। वो पुलिस यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए खड़ी थी यहाँ पर। जैसे वो वहाँ पे यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, जहाँ पे गाड़ी के पास चल के आए बैठने के लिए, उतने में 4-5 आए संदिग्ध लोग, उनको गोली से उनपे गोली बच्ची गोलसार कर दी उनके ऊपर। उसकी वजह से उनके 2 पेट में, 1 सीने में गोली लग गई उनके। लगी तो हाँ। लेकिन जो आप लोगों आपने देखा उस दौरान, थोड़ा सा वो कहते हैं कि वापस सिद्दीकी गिर पड़े, कितने लोग उठाने वाले थे उस दौरान, कितने लोग थे, पुलिस वाले थे वहाँ पे, थे नहीं थे? मैं एक्चुअली वहाँ कोने पे था, तो ये देख के आए तो पुलिस वाले सबको भगा रहे थे घटना से, सब भाग रहे थे। लेकिन हम थोड़ा देरी के वजह से भाग नहीं सकते थे, तो हमको विसर्जन के लिए जाना था। तो हम माता के मूर्ति के पास ही खड़े थे, बल्कि यहाँ पे अस्थायी लोग पानी भी नहीं थे, लोग थे यहाँ पे, तो उन लोग सब उनको हेल्प किया उठाने के, गाड़ी उठाने के लिए। तो उन्होंने उनको गाड़ी। लेकिन आप लोगों को जो पहले पटाखा की आवाज आई, क्या लगा पटाखा फूट रहा है, गोली चल रही थी, कुछ आवाज क्या आई? वो जैसे गाड़ी के, उनके गाड़ी के आगे जस्ट आगे है ना, पटाखे लेके आए और पटाखे फोड़ना चालू कर दिया है। उसका उस पटाखे के अंदर बहुत सारी धुआं थी और केमिकल टाइप में था। वहाँ पे लोगों का आंख में आंसू जैसा धुआं बहुत सारी आ गई और आंख में आंसू आने लग गया, ऐसा केमिकल का पटाखे थे। काफी धुआं हुआ था, लेकिन उसी टाइम में उन्होंने धुआं का फायदा उठा के ताबड़तोड़ गोली चले, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और एक तो नहीं 6 राउंड गोलियां चलाई है। तो जो उस वक्त उनके जो बेटे थे, क्या जिशान सिद्दीकी उस वक्त मौजूद थे? नहीं, वो ऑफिस के पास, अपने ऑफिस के बाहर ही थे, साथ में निकल रहे थे, लेकिन कोई कौन आ गया था शायद, तो वो रुक रहे थे, ये पहले आ गए थे, वो उसके बाद में जो है जगह आपको दिखाते चलता हूँ। ये जो जगह है, ये देखिए कि इस जगह पहले आपको मैं सीधे दिखा दूं, देखिए जहाँ पे गोली लगी थी, वापस एक बार आपको दिखाते चलूं। ये देखिए लाइव तस्वीरें आप देख सकती हैं, गोली नंबर 1, ये देखिए गोली नंबर 1, यहाँ देखो लिखा हुआ है गोली नंबर 1। यहाँ देखिए गोली नंबर 2, ये देख लीजिए गोली नंबर 2, एक गोली नंबर 3, एक गोली नंबर 4। उसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर आप दिखाऊंगा, ये देखिए गोली नंबर 5, ये देखिए गोली नंबर 5 लिखा है और यहाँ पे देखिए गोली नंबर 6, यानी 6 के 6 जो गोलियां हैं वो यहाँ पे सबका नंबरिंग डाला हुआ है, यहाँ बरसाई गई। आपको तस्वीर एक और दिखा दो, देखिए यहाँ पर, ये देखिए यह पूरा जो है फुटपाथ का एरिया है और किस तरीके से यहाँ पर, हालांकि और इस जगह पर जो पेड़ देख रही हैं आप, ये पेड़ के पास एक यहाँ टेम्पो खड़ा था। इस टेम्पो के पास यहाँ पर टेम्पो खड़ा था और टेम्पो के पीछे वो छुपे हुए थे।
टेम्पो छुपे हुए थे। जैसे ही बाबा सिद्दीकी आते हैं, बाबा सिद्दीकी गाड़ी जो थी वो इसी जगह पे खड़ी थी, जो देख रही हैं इस जगह पर ही गाड़ी खड़ी थी, जो जहाँ पे आपको बैरिकेड दिखाई पड़ रहा है, इस जगह खड़ी थी। और बाबा सिद्दीकी जैसे ही बैठने आते हैं, उन्होंने ताक लगाए बैठे थे और जहाँ से आ रहे थे, आप दिखाऊं आपको, देखिए ये जो जगह है, यह रास्ता है, देखिए यहाँ पे जो माता जी की जो मूर्ति आ रही थी विसर्जन के लिए, और जो ऑफिस आपको दिखाऊंगा, यह देखिए ये जगह यहाँ से मुश्किल से 100-200 मीटर की दूरी है। आपको देखिए ये जो ऑफिस है, यह बाबा सिद्दीकी यानी जिशान सिद्दीकी की ऑफिस है, जहां पर वह वहां से आ रहे थे, पैदल चल कर आ रहे थे। जिशान सिद्दीकी भी साथ में मौजूद थे। लेकिन आपको ऑफिस देखिए, देखते चलिए, आपको लगातार इंडिया डेली एक्सक्लूसिव खबर दिखा रहा है। ये देखिए जो पुलिस वाले यहाँ बैठे हुए हैं, और आपको दिखा दो जनसंपर्क कार्यालय का यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है। यह बांद्रा ईस्ट असेंबली 176, आप देख लीजिए इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। यह वही जगह है जहां पर बाबा सिद्दीकी इस वक्त जो कल आए थे, शाम को 7:30 बजे यहाँ पर आए हुए थे, मौजूद थे। यह जो जगह है, आप देखिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बाबा सिद्दीकी उनके जो उनके बेटे हैं या जिशान सिद्दीकी, उनका यह कार्यालय है। इस कार्यालय में ताला लगा। यहाँ से कैसे निकले थे, क्या हुआ था, तो कि आप लोग मैं बता रहे थे कि आप चाय भी पी रहे थे आप लोग। यहाँ से दिखाया, मुश्किल से यहाँ से जाते जाते 50 कदम दूर होगा, ज्यादा नहीं। बिल्कुल। दोनों बाप बेटे निकलने थे यहाँ से, जानकारी है तो वो आगे तक पहुंचे, क्योंकि कौन आगे में शायद रुके, तो वही ताबड़तोड़ हुई पूर्णिया के लिए। तो अभिषेक की रिपोर्ट को आप देख रहे थे, वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और वहां पर जो चश्मदीद थे उनसे वो बात कर रहे थे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुनील गुप्ता सर है, पूर्व जेलर तिहाड़ जेल के, और हमारे साथ जुड़ रहे पीके जैन सर हैं और पूर्व एडीजी मुंबई के। पीके सर, सबसे पहले आपके पास आएंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे 90s का वो दौर था जब आपने देखा होगा किस तरीके से वहां पे अंडरवर्ल्ड का राज चलता था। एक बार फिर से अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दावा किया कि हमने हत्या करवाई, उसने दिन दहाड़े शाम के क्लब वहां चहल पह रही थी, वहां पे हत्या करवा दी। तो इसको लेकर क्या लगता है कि ये गैंग क्या डी कंपनी की राह पे चल रहा है? देखिए, नमस्कार जी। मेरा इसमें ऐसा मानना है कि जो पुराने जितने गैंग्स थे वो मुंबई के होम ग्राउंड गैंग्स थे, सब यहीं से निकले थे और यहीं पे पनपे, यहीं पड़े हुए। उनको मेनली जो सपोर्ट सिस्टम था वो पूरे सिटी का था या यहाँ के लोगों का था, और कुछ मिकदार में लोग जो थे वो ईस्टर्न यूपी से या हिंदुस्तान के दूसरे एरिया से आए थे। अब एक नए गैंग के लिए पिछले 10 साल से मुंबई में कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई। पुलिस ने बड़े अच्छे से कंटेन करके रखा, माफिया का प्रैक्टिकली यहाँ पे नामो निशान खत्म हो गया। अब अगर कोई नया गैंग यहाँ पे उस वैक्यूम का फायदा उठा के घुसने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है कि नंबर 1 तो वो यहाँ के हैं नहीं, नंबर 2 उनको पूरा सिस्टम यहाँ खड़ा करना पड़ेगा। उनका जमीन से उनको शूटर्स लाने पड़ेंगे, उनको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, उनको छुपने की जगह चाहिए। तो बहुत बड़ा एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है किसी भी गैंग को ऑपरेट करने के लिए किसी सिटी में। तो वो सारा सिस्टम खड़ा करने तक, और यहाँ की पुलिस ऑलरेडी काफी हद तक हमारे पास में पुराने दशक से, मतलब अब आप 90 का दशक देखें और आज की तारीख में बहुत सारी टेक्निकल इंप्रूवमेंट हो चुकी हैं। मुंबई पुलिस के पास में बहुत सारी टेक्निकल इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के तरीके हैं, टेक्नोलॉजिकली, वेपन्स वाइज, ट्रेनिंग वाइज, मेंटल एक्यूपमेंट वाइज लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में किसी नए गैंग को यहाँ पे आके अपनी पैठ जमानी मेरे हिसाब से असंभव है। ये कितना भी क्लेम करते रहें, इस तरह के इक्की दुक्की घटनाएं और होंगी, इसके लिए मैं ना नहीं कर सकता। घटनाएं जरूर होंगी, लेकिन कोई गैंग यहाँ पे जगह ले पाएगा, अपनी जगह बना पाएगा, जम पाएगा, ये मुझे कोई संभावना दिखती नहीं है। ऐसा कुछ इंसिडेंट जरूर होंगे वो डराने के लिए। किसी भी गैंग की जो एग्जिस्टेंस है वो लोगों को भयभीत करना, अपनी पब्लिसिटी करना, इन चीजों के ऊपर ज्यादा रहती है। देखिए, कोई भी टेरर का काम हो या गैंग का काम हो, तो एक काम करेंगे, 10 जगह गाएंगे, 10 गुना गाएंगे। तभी उन्होंने अभी शुरुआत की, पहले उनके घर पे फायरिंग की, सारे लोग पकड़े गए। मुझे लगता है कि हाथ जो थे वो शायद लॉरेंस बिश्नोई या उसके गैंग के सीनियर मेंबर तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन अभी ये केस हुआ है, इसमें एक सीनियर पॉलिटिशियन जो है उनको मारा गया है। तो पुलिस अपनी काम कर रही है। 2-3 लोग ऑलरेडी कब्जे में आ चुके हैं, बाकी का जो उसका नेटवर्क है वो भी काफी हद तक पकड़े जाने की संभावना है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में पुराने गैंग्स को जो जिस तरह का दबदबा और जो जगह अपनी यहाँ पे दाऊद गैंग जैसे गैंग बना पाए, वो उस तरह का रुतबा या उस तरह की जगह कोई दूसरा गैंग बना पाएगा। वो भी मुंबई से। एक चीज सर आपसे और समझना चाहेंगे, वाई श्रेणी की सुरक्षा थी बाबा सिद्दीकी जी की, ऐसे में जो सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं, जो हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पे गए भी थे, जिस वक्त वो जिशान के दफ्तर से बाहर निकले उस वक्त उनके अगल बगल कोई पुलिसकर्मी या कोई था नहीं। तो वाई श्रेणी की सुरक्षा को लेकर तमाम चूक की बात सामने हो रही है। देखिए, बहुत बार ऐसा रहता है कि ये कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे जो प्रोटेक्टी हैं वो अगर कहीं एक जगह विशेष पे जाना चाहते हैं तो वो पुलिस की सिक्योरिटी को साथ में नहीं लेके जाते, चुपचाप
अनमार्क्ड गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। अब उनकी सुरक्षा के लिए जो कर्मचारी दिए गए थे उनको उन्होंने छुट्टी दी या नहीं दी, क्योंकि अगर वो नहीं ठीक है पीके सर आपके पास आएंगे, थोड़ी ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा संपर्क करके उसको सही करते हैं। सुनील गुप्ता सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तिहाड़ जेल के पूर्व जेलर हैं। सुनील सर देखिए, अभी पीके जैन सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व एडीजी मुंबई के। वो कह रहे हैं 90s वाला जो गैंग था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि वो वहीं के लोकल थे, कुछ उधर पूर्वांचल से उधर से आए थे, लेकिन उनको वहाँ का सपोर्ट मिलता था। लेकिन अभी वो गैंग खत्म हो चुका है। अब नए गैंग को आके मुंबई में पांव जमाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी हम लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन इलाकों में इसका काफी दबदबा है, और आपके तिहाड़ जेल में भी उसके तमाम गुर्गे छुपे हुए हैं। कुछ दिन पहले एक गैंगस्टर की वहीं पर हत्या की गई थी। तो क्या अब ये गैंग इन इलाकों से मुंबई तक जाने की कवायद कर रहा है और ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर अपना दबदबा या दिखाना चाहता है कि हम भी हैं, हमें हल्के मत लो? देखिए, जहां तक लॉरेंस बिश्नोई की बात है, इसको तो ये कह रहे हैं कि कनाडा में भी जो सिद्धू मूसेवाले को मारा था जी, पंजाब में जो मारा था, कनाडा से गोल्डी बरार वगैरह ने जी इसका हुक्म लेके उन्होंने मारा था। तो जो बंदा कनाडा पहुंच गया, तो बॉम्बे वगैरह तो अभी हिंदुस्तान में ही है। बाकी क्या होता है कि जो भी गैंगस्टर्स होते हैं, अब ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो डी गैंग की जो क्रिमिनल कंटेन करता, पर भी छोटे मोटे गैंग बिश्नोई पहले ये खाली तिहाड़ जेल में होता था, फिर इसने पंजाब में अपना पैर पसारा और अब इसका धीरे धीरे पैन इंडिया हो रहा है। ठीक है। तो सुनील सर, आपके कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज भी कट करके आ रही है। पीके जैन सर अभी जैसा कि बता रहे हैं कि सर भी कि नहीं, वो कनाडा तक पहुंच सकता है। कनाडा से उसने गोल्डी बरार के जरिए यहाँ पे सिद्धू मूसेवाला, जो कि पंजाब के बहुत चर्चित गायक थे, उनका मर्डर उसने करवा दिया था। सलमान खान के घर के बाहर उसने गोली चलवाई। इसके अलावा अब बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवा दिया। अब इस पर भी आप पैटर्न देखिए, जो सलमान खान के घर के बाहर जो गोली चलाने वाले लड़के थे वो भी बहुत नए लड़के थे, उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, मिडिल क्लास से गरीब परिवार से आते थे। यहाँ पर भी जो 3 हैं, 2 पकड़े गए, 2 यूपी के बहराइच से, बहुत गरीब परिवार से है, तीसरा हरियाणा का है। तो क्या ये गैंग ऐसे शूटर्स को पकड़ता है जिनका कोई इतिहास ना हो? देखिए, गैंगस्टर्स की पुराना तरीका है कि आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो जो वल्नरेबल हैं, जिनके घर पे खाने को रोटी दाल तक नहीं है। तो ये पहले गैंग, जो बी गैंग था, वो भी यही करता था। जेल जो था वो रिक्रूटिंग ग्राउंड था, वहां पे ऐसे लड़कों को पकड़ा जाता है जो छोटी मोटी चाकूबाजी में, 324 के केस में जो पकड़े गए, महीने भर में बेल आउट हो जाएंगे। उनको पैसे की वजह से बेल आउट नहीं हो रहे तो उनको वकील का खर्चा, उनके घर पे 2000 रुपये भिजवाना, उनको डब्बा दे रहा जो 3000 रुपये कॉस्ट करता था। तो वो बाद में वो व्यक्ति जो है, वो क्रिमिनल, वो गैंग का सदस्य बन जाता था। और बाहर निकल के अगर उसको ऐसा लगा कि मैं गैंग में फंस गया, मैं निकल नहीं पाऊंगा, वो निकलने की कोशिश करता था, तो उसको पुलिस का, ये बी गैंग का मेंबर है, गैंग के लोग ही उसको इंफॉर्मेशन देके मरवा देते थे। तो ऐसा दबदबा बन जाता था कि अगर कोई छोड़ के जाता तो वो मारा जाएगा, इसलिए उनके लिए जरूरी था कि वो गैंग में टिके रहे। तो यही सिस्टम जो है वो ये लोग फॉलो कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को पकड़ के ला रहे हैं जो नौसिखिए हैं, जो गैंग में उसके एक गैंग के स्टेटस को देख के उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं कि यहाँ पे मुझे पैसा मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, इस तरह की चीजों को देख के अट्रैक्ट होते हैं। तो लेकिन कुछ ही दिनों में ये भंग हो जाता है। दूसरी बात है कि महाराष्ट्र में एक बड़ा कायदा जो है MCOC है, जब से वो कायदा लगा तब से डी गैंग को भी उनके शूटर्स और उनके मेंबर्स मिलने बंद हो गए, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार अंदर जाता था वो 4 साल से पहले बाहर नहीं आता था। कन्विक्शन रेट 92% था। तो ये सारी चीजें देख के धीरे धीरे जो था उनका रिक्रूटमेंट का सिस्टम खत्म हो गया। तो इन लोगों को अभी आपके साथ में जो जेलर साहब थे, जो वहां के तिहाड़ जेल के, उनको शायद मुंबई की लोकल चीजों का पता नहीं है। देखिए, कनाडा में वो लोग इसलिए जम पाए कि वहां पे जितने गैंगस्टर्स हैं पंजाब से, सब वहां पहुंच गए। एक पंजाबी फिल्म जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो बड़े वहां पहुंच गई है। उनको वहां की लोकल जो सिख कम्युनिटी है उसका बहुत बड़ा सपोर्ट है, एक ग्रुप का। मुंबई में उनको हर चीज नए से शुरू करनी पड़ेगी। जैसा मैंने कहा, इक्का दुक्का इंसिडेंट वो कर पाएंगे, मैं ये नहीं मना नहीं कर रहा कि अभी और हो सकते हैं, कुछ बिल्डर्स को धमकियों के फोन जाएं, कुछ फिल्म वर्ल्ड में लोगों को धमकियों के फोन जाएं, लेकिन इन लोगों के लिए मुंबई में आके अपनी जगह बनाना, अपनी पैठ बनाना, इस तरह की हत्या के बाद से देखिए, चाहे सर वो गाजियाबाद हो, नोएडा हो, दिल्ली में, ऐसे तमाम कारोबारियों से धमकी देकर करोड़ रुपए वसूले जा रहे हैं। लेकिन वो घटना, इन शूटर्स की बात हम कर रहे हैं कि वे छोटे शहर से आते हैं, गरीब तबके के होते हैं। हमारे सहयोगी संजय मिश्रा बहराइच से हमारे साथ जुड़े। संजय,
ये गंडारा गांव के थे बहराइच के रहने वाले शिव कुमार और धर्मराज, क्या इनके बारे में जानकारी है इनका? बिल्कुल, देखिए मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ और मेरी दोनों परिवारों से बात हुई है, दोनों की माओ से बात हुई है, यानी कि शिवा उर्फ शिव कुमार गौतम की माँ से बात हुई है जो सुमन देवी हैं, और धर्मराज कश्यप की माँ से बात हुई है जो कुसुमा देवी। दोनों लोगों ने साफ तौर पर बताया कि हमें जानकारी नहीं थी कि वो इतना बड़ा घटना कर सकते हैं। हालांकि दोनों की आंखों में आंसू हैं और दोनों पूरी तरीके से साफ तौर पर वो इनकार कर रहे हैं कि हमारा बेटा इतना बड़ा वारदात कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से, हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 8 दिनों से दोनों से बातचीत नहीं हुई है। अब ऐसे में घर के लोग भी परेशान हैं, गांव के लोग भी परेशान हैं और लगातार गांव के लोग ये आपस में कानाफूसी जरूर कर रहे हैं कि आखिर में ये इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कैसे दे सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये 2 साल से स्क्रैप का बिजनेस कर रहे थे, स्क्रैप को लेकर के ये मुंबई और पुणे ये जाते रहते थे, ऐसे में अब गांव के लोग खुद पता लगा रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं कि ये किसके संपर्क में आए जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। क्या ऐसी भी खबर है जो सूत्र बता रहे हैं गांव के लोग भी, जो उनके युवा पीढ़ी बहुत कम उम्र के लड़के हैं, ये सब इनका अंडरवर्ल्ड में दबदबा कायम करना, एक नाम बनाना, इस तरह का भी सपना था क्या इनका? देखिए, चूंकि अगर इनका घर देखा जाए, इनका रहन सहन देखा जाए, तो शायद देख करके हर कोई ये अंदाजा लगा सकता है कि बिल्कुल ये गरीब तबके से है। इनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। इनके घरों के अंदर अगर आप देखेंगे तो सही तरीके से इनके घर के अंदर सिलेंडर तक नहीं है कि ये खाना बना सके। चूल्हे पे खाना इनके यहाँ बन रहा है, जो बर्तन की स्थिति आप देख सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यही है कि क्या ये जिस गैंग के संपर्क में आए, कहीं न कहीं इनको बड़े पैसे की चाह थी, कहीं न कहीं इनको अधिक पैसे कमाने की चाह थी। यही वजह थी कि ये लोग ऐसे गैंग के संपर्क में आए। हालांकि ये सब कुछ जांच का विषय है। जिस तरीके से मुंबई क्राइम ब्रांच की पुलिस और स्पेशल सेल और यूपी की एटीएस, ये तीनों टीमें लगातार आपस में समन्वय बना करके इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। ये भी कयास लगाया जा रहा है कि देर रात तक मुंबई की स्पेशल सेल की जो पुलिस टीम है वो यहाँ पहुंच सकती है और यहाँ के लोगों से। चलिए संजय, अपडेट के लिए आपके पास आगे, आप खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील गुप्ता सर आपका, और पीके जैन सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला और पूरी बात बताई किस तरीके से ये पैटर्न पे ये गैंग काम करता है। और यहाँ पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।